हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एसिंक अवेट क्या होता है और हम कैसे एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हैं एसिंक कीवर्ड का यूज़ करके। और उसके अंदर फिर हम अवेट कीवर्ड का यूज़ करके अपने प्रोमिसेस का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये एसिंक और अवेट कीवर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ नया नहीं कर रहा है। ऑलरेडी जो हमारे पास प्रोमिसेस हैं, जो कि हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ करके एक्सेस करते हैं, उन्हीं को एक्सेस करने का एक नया तरीका है, एक इजी तरीका है। थोड़ा सा हमारा जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई हो जाता है। हमें डॉट देन या डॉट कैच ऐसा नहीं लिखना पड़ता है। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और पहले समझते हैं एसिंक फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो एसिंक कीवर्ड होता है उसको हम एक फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। तो अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मान लो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बना लिया, इसका नाम दे देते हैं मेक रिक्वेस्ट। और इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम एम्प्टी फंक्शन है। और अगर मैं इसको कॉल करूँगा अपने डेव टूल्स में, यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड आ रहा है। ये इतना क्लियर है। हमने एक फंक्शन बनाया है, वहाँ से हम अगर कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होके आता है। अगर हम कुछ रिटर्न कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ से हेलो रिटर्न कर देता हूँ, तो इधर से यहाँ पे हेलो हमें लिख के मिलेगा। जो इस तरह से एरो बनी होती है, ये होती है इसकी रिटर्न वैल्यू। कोई भी फंक्शन जब कॉल करते हैं तो इस तरह से लिख के आता है। अगर हम इस फंक्शन को एसिंक फंक्शन बना दें तो ये अपने आप ही अपने मन से ही एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ एसिंक, तो एक फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए, एसिंक फंक्शन बनाने के लिए उसके आगे एसिंक कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो बस केवल इतना ही मैंने किया है, एसिंक कीवर्ड लगाया है। अभी अगर हम फिर से मेक रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, ये देखो हमने इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है यहाँ से। और ये अपने मन से रिटर्न करके दे रहा है हमें प्रॉमिस। तो ठीक है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और ये प्रॉमिस बाय डिफॉल्ट ये फुलफिल्ड है। और यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पर जो रिजल्ट की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं यहाँ से, जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी हमने हेलो रिटर्न किया था, मैं अगर रिटर्न कर देता हूँ हेलो, तो ये जो प्रॉमिस की वैल्यू है, जो भी प्रॉमिस रिजल्ट है, वो यहाँ से जो रिटर्न किया जाता है वो हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट एक जो एसिंक फंक्शन होता है उसके अंदर से जो भी प्रॉमिसेस होते हैं बाय डिफॉल्ट वो रिजॉल्व ही होते हैं। तो रिजेक्ट कैसे होंगे? कोई भी प्रॉमिस है अगर रिजेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हमें रिटर्न की बजाय, हम अगर रिटर्न करें या ना करें, बाय डिफॉल्ट वो फुलफिल्ड ही रहेगा। हमें अगर रिजेक्ट करना है तो हमें वहां पे करना होगा थ्रो एरर। एरर हमें थ्रो करना होगा। अभी तक हमने इस कीवर्ड को नहीं देखा है, थ्रो कीवर्ड को। तो एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, रिमूव करके इस थ्रो कीवर्ड को एक बार बता देता हूँ ब्रीफ में। तो अगर हम थ्रो कीवर्ड के आगे कुछ भी लिख के, ऐसे मान लो हेलो हम लिख देते हैं, अगर मैं ऐसा करके एंटर करूंगा तो एक एरर आएगी हमारे कंसोल में, एक एरर आएगी। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में, अगर हमारा कोई भी फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन हाई, और इसमें अगर मैं कंसोल लॉग नहीं, अगर मैं, चलो मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ, कंसोल लॉग हेलो, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ एक दूसरा कंसोल लॉग हाई। लेकिन इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, थ्रो एक एरर कर देता हूँ। अब ये थ्रो कीवर्ड है, इसके आगे हम सीधा एक स्ट्रिंग लगा देंगे, वो एरर ऑटोमेटिक थ्रो हो जाएगी। और एक दूसरे तरीके से भी हम एरर थ्रो करते हैं, लेकिन यूज करेंगे हम थ्रो कीवर्ड का ही। लेकिन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक थ्रो एरर कर देता हूँ, एरर इन प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो हाई वाला लाइन है, ये हल्का सा ग्रे कलर में हो गया है, अनरीचेबल कोड बता रहा है। तो जब भी हम थ्रो कीवर्ड के नीचे कोई भी कोड लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारा थ्रो वाली लाइन जैसे ही रन होती है, हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। अगर मैं हाई करता हूँ, हाई वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मेरा हेलो लाइन प्रिंट हुआ, फिर ये थ्रो एरर हो गई। तो जैसे ही हम एरर थ्रो करते हैं, ये हमारा फंक्शन एरर देके, ये अनकॉट एरर इन प्रोग्राम, ऐसा कुछ
एरर यहाँ से आ गया है, जो भी एरर इन प्रोग्राम था, और एरर इन प्रोग्राम ये लिखा है, और यहाँ पे फिर हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा, पूरा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम एक एरर थ्रो कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ से हम अगर चाहें तो थ्रो न्यू एरर ऐसा कर सकते हैं। एक एरर नाम से एक कंस्ट्रक्टर होता है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन फंक्शन समझ लो अभी छोटा छोटा मोटा मोटा, ठीक है। तो मोटा मोटी एक समझ लो कि एक फंक्शन होता है एरर नाम से, जिसको हम न्यू का यूज़ करके कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम ये कोई भी मतलब मैसेज पास कर देंगे, तो ये भी एक एरर ही देगा। अगर मैं हाई करूँगा तो ये थोड़ी सी बड़ी इन डिटेल में एरर आ रही है, किस लाइन पे एरर आई है ये सब कुछ दिखा रहा है, लाइन नंबर यहाँ से एरर आई है, और किस फंक्शन में एरर आई है ये भी दिखा रहा है, हाई फंक्शन में। तो ये इस तरह से भी हम एरर थ्रो कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने प्रॉमिस को रिजेक्ट करवाना है, जो कि एसिंक फंक्शन का यूज़ करके रिटर्न होता है, तो यहाँ पे हम थ्रो न्यू एरर करेंगे। अब अगर हम मेक HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये देखो प्रॉमिस रिजेक्टेड आ रहा है, प्रॉमिस रिजेक्टेड, और ये एरर इन प्रोग्राम इस तरह से करके आ रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम रिजेक्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉमिस रिजॉल्व रहता है, और इस तरह से हम रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये ठीक है, इतना तक हमें समझ आ रहा है। एक प्रॉमिस रिटर्न करता है एसिंक फंक्शन। अब इसके अंदर हमें और भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, एक अवेट कीवर्ड यूज़ करने की कैपेबिलिटी। अब ये अवेट कीवर्ड क्या है और ये क्या काम करता है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं एक जो हमारी स्लो वाली API थी, एक बार मैं अपने URL में जाऊँ, यहाँ पे हम स्लीप अगर सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा। ये API, एक मिनट, इस पर मैं एक बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो ये हमारी ऐसी API है कि हम स्लीप के आगे जितना मिली सेकेंड में टाइम दे देंगे, उतने मिली सेकेंड के बाद रिस्पॉन्स आएगा। तो ये वाली API के पास एक बार हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम यूज़ करेंगे फेच। तो ये मैंने यूज़ कर लिया फेच, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और इसको हम बना देते हैं 5 सेकेंड, इतना कर दिया। और ये मेक रिक्वेस्ट को मैं ऐसे ही कॉल कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। तो ठीक है, हमारा ये रिक्वेस्ट भेज देगा, और 5 सेकेंड बाद ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। यहाँ पे अभी तक पेंडिंग है, अब ये 200 आ गया, रिस्पॉन्स आ गया है, लेकिन हम उस रिस्पॉन्स का कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमें पता है हम डॉट देन लगा सकते हैं। यहाँ पे डॉट देन लगाएंगे तो हमें वो एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो URL है इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ, ताकि हमारी लाइन थोड़ी सी छोटी हो जाए। कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक URL के अंदर मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं URL डाल दूंगा इस तरह से। तो बात वही है, बस इसको मैंने थोड़ा अलग रख दिया है URL को। तो ठीक है, अब हाँ, इस पे हम डॉट देन लगा सकते हैं इस तरह से। डॉट देन हमें पता है कि ये जो फेच है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर हम कंसोल लॉग करवा लें, या हम किसी वेरिएबल के अंदर हम इसको सेव करवाएंगे, तो भी हमें प्रॉमिस ही मिलेगा। फेच प्रॉमिस या रिस्पॉन्स प्रॉमिस, RESPONSE प्रॉमिस। अरे, तो ये रिस्पॉन्स प्रॉमिस हमें मिल जाता है, और इसके अंदर हमें डेटा नहीं मिलता है। हमें मतलब एक हेडर टाइप में हेडर मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं मिलता है। तो ये एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर से मैं रिलोड करता हूँ। तो रिक्वेस्ट हमने भेज दी है, और यहाँ पे अगर हम कंसोल में देखें तो ये हमें प्रॉमिस मिला है, और अभी ये फुलफिल्ड हो गया है। एक बार मैं फिर से रिलोड अगर कर दूँ, तो ये हमें प्रॉमिस जो मिल रहा है ये अभी स्टार्टिंग में पेंडिंग है, थोड़ी देर बाद ये फुलफिल हो जाएगा। तो ये फेच हमें एक प्रॉमिस देता है, तो हमें पता है प्रॉमिस के साथ हम डॉट देन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डॉट देन लगा दें, चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा दें, चाहे तो हम यहाँ पे प्रॉमिस ये भी जो है रिस्पॉन्स प्रॉमिस, इस पे डॉट देन लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम रिस्पॉन्स ले लेंगे, रिस्पॉन्स, और कंसोल लॉग रिस्पॉन्स अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कंसोल लॉग कर लेंगे रिस्पॉन्स को, और ये वाला कंसोल लॉग मैं हटा देता हूँ। तो अभी जब रिस्पॉन्स आएगा तब ये यहाँ पे प्रिंट होगा। अभी हम वेट कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आया है और यहाँ पे प्रिंट हमने कर लिया है। तो ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा एक्चुअल नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल डेटा के लिए हम
इसको एक बार res.json करते हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं इसको response.json, लेकिन शॉर्ट में हम इसका नाम कर देते हैं res, तो ये हो जाएगा res.json। तो ये खुद एक प्रॉमिस देगा और उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से डॉट देन लगा देंगे, इधर हम चाहें तो डॉट देन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार इधर ही डॉट देन लगा देता हूँ, कहाँ गया, इधर डॉट देन, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे डेटा। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अब यहाँ पे डेटा 5 सेकंड के बाद आ जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये आने वाला है डेटा, ये 5 सेकंड के बाद हमें डेटा मिल गया है, तो ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम अवेट कीवर्ड का यूज़ करके कर सकते हैं, हमें डॉट देन या ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस पूरे कोड को रिमूव कर देता हूँ, और हमें पता है कि एक जो फेच होता है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको मैंने इसमें सेव करवा लिया है। अगर हम चाहें तो इसके आगे अवेट कीवर्ड लगा सकते हैं। तो अवेट कीवर्ड लगाने से क्या होगा, ये इस प्रॉमिस का जो रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। यानी कि अवेट कीवर्ड क्या करता है, प्रॉमिस के रिजल्ट को रिटर्न करता है। मैं एक बार के लिए इस कॉल को कमेंट कर देता हूं, नहीं तो बार बार रिक्वेस्ट जाती रहेगी। तो ये अवेट कीवर्ड क्या करता है, ये वेट करता है कि प्रॉमिस का रिस्पॉन्स कब आएगा, और जब रिस्पॉन्स आता है तब यहाँ से आगे मतलब यहाँ पर वो उसकी वैल्यू आ जाती है जो प्रॉमिस का रिजल्ट था। केवल अगर फेच करते हैं तो ये पूरा प्रॉमिस देता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अवेट लगा देते हैं तो प्रॉमिस का रिजल्ट आता है। यानी कि जो भी प्रॉमिस का रिजल्ट, यानी कि फेच करने पे प्रॉमिस का रिजल्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। अगर हम कंसोल लॉग करें यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो अभी देखना ये वेट करता रहेगा, ये वेट करता रहेगा उतने टाइम तक जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब रिस्पॉन्स आएगा तब हमारा कंसोल लॉग रन होगा। अगर मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अच्छा अभी यहाँ पे तो इसको कॉल, मैंने कॉल को हटा दिया था, अभी एक बार फिर से वेट कर लेते हैं, और ये रिस्पॉन्स आने वाला होगा अभी। तो ये रिस्पॉन्स आ गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 सेकेंड अभी के लिए, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से बढ़ा देंगे इसको। तो हम वेट कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आ गया है, और ये रिस्पॉन्स जब तक आता नहीं है तब तक हमारा कोड आगे नहीं बढ़ता है, ये अवेट के कारण। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब हमारा पूरा एग्जीक्यूशन ही रुक गया, हमारा ब्लॉक हो गया सब कुछ। तो ऐसा नहीं है। अगर हम देन का यूज़ करके किए होते, थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर मैं देन का यूज़ करके करता हूँ, यहाँ पे मैंने देन लगाया है, और सबसे नीचे मैं कंसोल लॉग कुछ भी कर देता हूँ, हाई या कुछ भी कर देता हूँ, तो देखना तुम, ये हाई सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हमारा कोड यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ है, ये पूरा फंक्शन एंड हो गया है। और फिर बाद में जब देन कॉल होगा तब ये फंक्शन रन होगा, ठीक है, देन के अंदर का जब कॉल बैक कॉल होगा, फिर बाद में ये चीज़ रन होगा, तो बाद में ये डेटा आ रहा है, और ये हमारा हाई ऑलरेडी रन हो चुका है। तो जो एसिंक अवेट कीवर्ड होता है, एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा अवेट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट, और फिर ये हो जाएगा रिस्पॉन्स, और मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ हाई, हाई और रिस्पॉन्स दोनों कंसोल लॉग कर देते हैं हम। तो ये मैंने दोनों कंसोल लॉग्स लगा दिए हैं, और अगर हम इसको एक बार रन करेंगे तो इस केस में वेट करता रहेगा, हमारा फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये हमारा तो एग्जीक्यूशन ही रुक गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एग्जीक्यूशन रुकता है, ये सही बात है, एग्जीक्यूशन रुक जाता है यहीं पे फेच करने के बाद, जब तक डेटा नहीं आता है तब तक ये 5 सेकेंड के लिए, जितने भी सेकेंड के लिए हमारा डेटा नहीं आता है तब तक ये रुका रहता है, और जैसे ही डेटा आता है
ये मतलब आगे बढ़ता है फिर। तो अगर हम यहाँ पे डीबगर लगा के देखें, अगर हम अपने सोर्सेस में आए और हम यहाँ पे डीबगर लगाएं, मैं यहाँ पर सब जगह पे डीबगर लगा देता हूँ और एक बार पेज को रिलोड करता हूँ, तो और इसको मैं एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, एकदम से बाहर निकाल लेता हूँ डेव टूल्स को, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें देखने के लिए। तो ये हो गया। अब अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अभी अगर हम नेटवर्क में अपने देखेंगे तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं गई है, रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर से सोर्सेस में आ जाते हैं, तो इस यूआरएल के अंदर अभी हमने कोई भी रखा नहीं है स्ट्रिंग। अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये स्ट्रिंग हमारे यूआरएल के अंदर आ जाएगा, पूरा हमारा जो यूआरएल था एक्चुअल में वो आ जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे लगाया है अवेट और यहाँ पे लिखा है फेच। तो ये अगर नेटवर्क में जाएंगे तो अभी भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये देखो ये हमारा जो भी कॉल स्टैक था, कॉल स्टैक आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ इसको मैं प्ले करके ख़त्म कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं रिलोड करता हूँ। अभी हम कॉल स्टैक को भी ध्यान में देंगे। मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, इसको भी गायब कर देता हूँ। कॉल स्टैक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मेक रिक्वेस्ट वाला जो फंक्शन है, ये हमारा जो मेक रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है, ये हमारे कॉल स्टैक के अंदर है। यहाँ पे सबसे पहले तो अनोनिमस होता है, यानी कि ग्लोबल। ये सब कुछ हमने कॉल स्टैक वाली वीडियो में एकदम अच्छे से देखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देख लेना, तो समझ में आएगा। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन जब भी रन हो रहा होता है, उस टाइम पर वो हमारे कॉल स्टैक में आ जाता है। तो अभी ये जो मेक रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है, ये नॉर्मली एकदम नॉर्मल फंक्शन की तरह है। ये इसके आगे और कुछ भी नहीं लिखा, बस मेक रिक्वेस्ट लिखा है, नॉर्मल फंक्शन की तरह रन हो रहा है। अब ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के जैसे ही हम ये फेच वाली रिक्वेस्ट मारेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये अवेट करेगा, वेट करने जैसा स्टार्ट करेगा, ये देखना यहाँ से हमारा फंक्शन गायब हो जाएगा। अभी हमने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। अगर हम नेटवर्क में चले जाएंगे तो कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ या आगे अगर बढ़ा दूँ, तो हमने रिक्वेस्ट भेज दी और ये देखो कॉल स्टैक खत्म हो गया और रिक्वेस्ट यहाँ पे चली गई, ये भी पेंडिंग है। अभी ये रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही रिस्पॉन्स आया है फिर से हमारे कॉल स्टैक में आ गया है। और यहाँ पर देखो ये लिखा है अवेट इन मेक रिक्वेस्ट एसिंक, बहुत ही लंबी चीज लिखी है। यानी कि अभी ये जो फिर से आया है हमारे कॉल स्टैक में, ये एसिंक फंक्शन, ये अवेट कीवर्ड के कारण आया है, यानी कि वेट कर रहा था। तो ये वेट का काम कहाँ कर रहा था? हमारे पर्टिकुलर जो हमारा मेन कॉल स्टैक है, यानी कि मेन थ्रेड है, यहाँ पे वेट नहीं कर रहा था। ब्राउजर ने इसके लिए अलग से एक थ्रेड क्रिएट किया, अलग से एक समझ लो दिमाग क्रिएट किया है उसके लिए। वहां पर वो वेट कर रहा था, वहां पर उसका वेटिंग का काम चल रहा था। और जैसे ही रिस्पॉन्स आया, ब्राउजर ने उस फंक्शन को, ये जो हमारा मेक रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को एक बार फिर से कॉल स्टैक में डाल दिया। और वो फंक्शन वहां से स्टार्ट नहीं हुआ जहां से मतलब ये फंक्शन शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ लाइन नंबर 1 से। ये फंक्शन स्टार्ट वहां से हुआ है जहां पे एंड हुआ था, यानी कि लाइन नंबर 3 पे खत्म हुआ था, तो अब लाइन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। अगर रिस्पॉन्स के ऊपर हम हवर करें तो ये पूरा रिस्पॉन्स है जिस तरह से हमें दिखता है कंसोल के अंदर। और फिर इसको हम कंसोल लॉग आगे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो एसिंक अवेट वाला फंक्शन है हमारा, ये हमारे कोड को देखने में ऐसा बना देता है कि सिंक्रोनस कोड है। सिंक्रोनस कोड का मतलब होता है एक के बाद एक लाइन रन होना। जैसे अभी जब हम डॉट देन हमने लगाया था अपने कोड के अंदर, तो हमारे एक के बाद एक रन नहीं हो रहा था, हमारा हाई वाला एकदम पहले ही रन हो जा रहा था, और फिर देन के अंदर का कोड जब रिस्पॉन्स आता था तब रन होता था। लेकिन ये हमने एक एसिंक फंक्शन यूज किया है। तो एसिंक का यूज करके ये ऐसा बना देता है, एक जो हमारा एसिंक्रोनस कोड होता है वो सिंक्रोनस की तरह बिहेव होता है। सिंक्रोनस की तरह बिहेव होने का मतलब ये है कि हमारा जो कोड है एक एक करके एक एक लाइन रन होगा। हमारा ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट वाला पहले रन हो जाएगा फिर ऊपर वाला बाद में रन होगा, इस तरह से नहीं। एक लाइन रन होगा उसके बाद दूसरी लाइन रन होगी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ये सिंक्रोनस कोड नहीं है, एक्चुअल में एसिंक्रोनस कोड है। एक्चुअल में अगर सिंक्रोनस कोड होता तो हमारे मेन थ्रेड में ही वेट कर रहा होता, हमारा जो मेन कॉल स्टैक है उससे बाहर नहीं जाता, उधर ही वेट करता, वहीं से फिर मतलब जब रिस्पॉन्स आता फिर आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये फंक्शन हमारे कॉल स्टैक से चला जाता है। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का मेन दिमाग है, मेन हमारा जो थ्रेड है, वो फ्री हो जाता है। वो अगर चाहे तो बीच में कोई दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकता है। अभी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और कॉल करके देखते हैं।
अब चलो एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं एक एक लाइन करके, और यहाँ पर मैं कंसोल ड्रॉर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो शो कंसोल ड्रॉर है, तो यहाँ पर हमें कंसोल भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ाते हैं एक एक लाइन, तो ये हमारे कंसोल के अंदर ये चीज़ प्रिंट हो गई है। और अगर आगे और बढ़ाएंगे तो हमारा ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, हाई हमारा प्रिंट हो जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा फंक्शन। तो ये जो हमारा एसिंग फंक्शन है बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है। ये एक बार कॉल स्टैक से निकल जाता है और याद रखता है कहाँ से, मतलब किस लाइन पे वो निकला था, किस लाइन पे वो गया था वेट करने अलग। वो एक रूम में चला जाता है दूसरी जगह जहाँ वेट करता है, और फिर जब डेटा आता है तो फिर उसी लाइन से स्टार्ट करता है। और वो रूम ऐसा कोई रूम नहीं होता है, एक ब्राउज़र उसको थ्रेड क्रिएट करके दे देता है, एक दूसरे थ्रेड में जाके वेट करता है और अपना याद रखता है कि कहाँ से उसने ख़त्म किया था, फिर वहीं से स्टार्ट करता है वो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको हम रिज्यूम कर देते हैं और थोड़ा सा डिबगर को कम कर देते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मेक रिक्वेस्ट को यहाँ से कॉल नहीं करते हैं अभी, एक मैं नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ऐड टू नंबर्स, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं कंसोल लॉग बस कर दूंगा, कंसोल लॉग, या रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न 5+6 तो बस इतना सा एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है ये रिजल्ट देगा, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कहीं भी डिबगर नहीं लगाता हूँ, अभी मैं डिबगर बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं मेक रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। तो जैसे ही मेक रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने देखा ये पहली लाइन रन होगी, दूसरी लाइन रन होगी, और ये अवेट करने के लिए, जैसे हम रिक्वेस्ट भेज देंगे, अवेट करने के लिए यहीं पे ये एंड हो जाएगा। लाइन नंबर 3 और 3 को मिला के मैंने 3 बना दिया है, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 पे ये हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा और ये हमारे कॉल स्टैक से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही तुरंत करते हैं और डिबगर नहीं लगाते हैं तो हमें कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ इतना तेज होता है कि हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम डिबगर लगा के देखते हैं, लेकिन इस केस में हम नहीं लगाएंगे। हम एज्यूम करेंगे कि पहली लाइन रन हुई, दूसरी लाइन रन हुई और ये जाके वेट करता रहेगा, मतलब हमारे कॉल स्टैक से निकल जाएगा। कॉल स्टैक से निकलने का मतलब ये है कि हम दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकेंगे। तो हम दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे, ये ऐड टू नंबर्स का। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया और यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है और मैं यहाँ पे ऐड टू नंबर्स को कॉल कर रहा हूँ, देखो वो भी चल गया। और इन दोनों के बीच में देखो अब रिस्पॉन्स बाद में आया है, हमारा ये ऐड वाला फंक्शन चल गया है और रिस्पॉन्स यहाँ पे बाद में आया। और जब रिस्पॉन्स आया तब ये फंक्शन हमारा फिर से कॉल स्टैक में गया और फिर वो कहां से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 4 से, क्योंकि वो लाइन नंबर 3 पे खत्म हुआ था। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लाइन नंबर 3 पे भी उसका थोड़ा सा काम बचा था। तो लाइन नंबर 3 में बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, लाइन नंबर 3 पे उसका काम ये बचा था कि यहाँ से जो रिस्पॉन्स एक्चुअल में रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर करना, तो अपना वो काम करेगा, फिर उसके बाद लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 सबको रन करके फिर एंड होगा ये फंक्शन। तो अब जाके ये पूरा फंक्शन एंड हुआ है एक्चुअल में, पहले वो वेट कर रहा था जाके, अवेट कीवर्ड का हमने यूज किया था इसलिए। तो एक बार मैं दिखा देता हूं अभी। अगर हम यहाँ पे मेक रिक्वेस्ट अगर कॉल करते हैं तो यहाँ पर चलो मैं एक बार कर देता हूँ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है इस पर अभी कुछ आया नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आया है रिस्पॉन्स के अंदर। और ये ऐड टू नंबर्स कॉल करने से पहले ये रिस्पॉन्स आ गया था क्योंकि हमने 5 सेकंड दिया है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं 6 सेकंड कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा और टाइम रहे। तो यहाँ पर अगर हम डीबगर लगा दें, मैं यहीं रिस्पॉन्स पर और ये रिस्पॉन्स पे ही डीबगर लगा देता हूँ और एक बार मैं ऐड टू नंबर्स करता हूँ, ऐड टू नंबर्स में मेक रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए रेडी है, अभी हमने उसको बढ़ने नहीं दिया है, आगे ही रोक लिया है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, अगर मैं इसको आगे बढ़ने दूं तो ये रिक्वेस्ट भेज देगा। और देखो मैं यहाँ पे भी डिबगर लगा देता हूँ, नहीं तो लाइन नंबर 4 पे भी डिबगर लगा देता हूँ और मैं इसको ऐसे ही रन कर देता हूँ। रन यानी कि तुम आगे बढ़ जाओ। मैंने इसको रन कर दिया, अभी देखो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ नहीं आया, हम हवर कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, अभी ये वेट कर रहा है और अभी ये वेट कर रहा है। अब रिस्पॉन्स आ गया, अब अगर हम हवर करेंगे तो ये मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ
ये तब ये मतलब अब ये अगर हम हवर करते हैं तो रिस्पॉन्स के अंदर ये पूरा डेटा आ चुका है और यहाँ पे हमें दिख रहा है हवर करने के बाद। तो ये एक्चुअल में इसका काम थोड़ा सा बाकी रहता है। तो लाइन नंबर 3 से ही स्टार्ट होता है, 3 पे खत्म होता है। तो 3 पे खत्म किस तरह से हुआ था, एक वेरिएबल क्रिएट किया था इसने और फिर फेच कर दिया था, और उसका डेटा जब आया है तो उसके अंदर स्टोर करके फिर लाइन नंबर 4 पे बढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे भी डीबगर एक लगा के देखूँ, एक बार मैं डीबगर लगा के देखता हूँ, ये दो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो एक बार मैं रीलोड करता हूँ तो ये कभी कभी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक बार DevTools हैज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस पेज, अगर हम बीच में ही इसको ख़त्म कर देते हैं तो एक बार कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ाता हूँ और एक बार मैं फिर से मेक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेक HTTP रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट मतलब ये हमारा रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल बना है, हमारा मेक रिक्वेस्ट कॉल स्टैक में आ गया है, हमारा मेक रिक्वेस्ट फंक्शन। और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो अभी ये रिक्वेस्ट नहीं भेजा इसने, अभी ये फेच पे आके रुक गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है, हमारा फेच पे आके रुक गया है। और अगर हम इसको फिर से आगे बढ़ा देंगे तो ये वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का। अगर हम इसी बीच चाहें तो एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, देखो कॉल कर दिया। और क्योंकि इसीलिए कॉल कर पाए हैं क्योंकि हमारे इस कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं था, कॉल स्टैक एम्प्टी था, इसीलिए हम कॉल कर पाए। अगर कॉल स्टैक भरा होता तो कुछ भी एम्प्टी नहीं कर एम्प्टी बोल रहा हूँ, कॉल नहीं कर पाते। तो अब ये जब फिर से रिस्पॉन्स आ गया है तो रिस्पॉन्स के अंदर इसने डेटा को स्टोर किया और फिर आगे जाके ये कंसोल लॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने इसको रोक दिया है। एक बार मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ये कंसोल लॉक करेगा और यहाँ पर ये अभी लिख के आ रहा है कि ये अवेट के कारण आया है। मेक रिक्वेस्ट जो फंक्शन है ये दोबारा से जब आया है तो अवेट के कारण आया है। हालांकि नाम उसका ऊपर लिखा है मेक रिक्वेस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है अवेट इन मेक रिक्वेस्ट, यानी कि अवेट के कारण ये दोबारा से आया है, एक बार जा चुका था। तो फिर उसी लाइन से उसी पॉइंट से कंटिन्यू करता है जहाँ से वेट कर रहा था। और वेट करने का काम हमारे मेन थ्रेड का नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट का जो मेन थ्रेड होता है वो वेट नहीं करता है, ब्राउजर इसको एक नया थ्रेड क्रिएट करके देता है, वहां पे वेटिंग होती है। इस तरह से हम एक एसिंक्रोनस कोड लिख पाते हैं और हमें फील होता है कि ये सिंक्रोनस कोड है। सिंक्रोनस यानी कि लाइन बाय लाइन, यहाँ पे लाइन बाय लाइन ही रन हो रहा है, आगे नहीं रन हो रहा है, मतलब आगे जा नहीं रहा है, लेकिन वेट करने का जो काम है वो अलग हो रहा है। यहाँ पर यही मेन जो है मेन क्या बोलते हैं, मेन जो लॉजिक है, मेन फंक्शनैलिटी है, मेन क्रक्स है, वो यही है कि हमारे जो मेन थ्रेड है उसका ब्लॉक ना हो, मेन थ्रेड ब्लॉक ना हो, हम और सब कुछ कर पाएँ। तो अगर हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, एक दूसरा फंक्शन भी नहीं कॉल कर पाएंगे, हम इवन अपना टेक्स्ट भी नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं इस DevTools को साइड में लेके आऊँ, इस साइड, ये तो दूसरे साइड मैंने कर दिया, इस साइड लेके आता हूँ, इस साइड में DevTools को लेके आता हूँ और ये प्ले कर देता हूँ इस पूरे डिबगर को। और यहाँ पे एक बार डिबगर हटा देते हैं। एक बार मैंने सारा डिबगर हटा दिया और मैं अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मैं इस कंसोल में चला जाऊँगा और मैं मेक रिक्वेस्ट करूँगा तो रिक्वेस्ट हमारी वेट होती रहेगी, वेटिंग होती रहेगी। मैंने मेक रिक्वेस्ट कर दी है, नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे ये पेंडिंग है, ठीक है। ये 1 मिनट अभी सही से दिखा नहीं है, एक बार मैं क्लियर करके फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं करता हूँ मेक रिक्वेस्ट। ये 6 सेकेंड्स है, ठीक है। और नेटवर्क के ऊपर जाके ही हम यहाँ पे ड्रॉअर खोल लेते हैं और यहीं पे हम मेक रिक्वेस्ट कॉल करेंगे तो ये रिक्वेस्ट हमारी चली गई है। और इधर दिख नहीं रहा है, किसी कारण से तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिखना चाहिए इसको। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इधर हमारी रिक्वेस्ट दिखनी चाहिए जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, एक बार फिर से इसको मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ये इस बार दिख गई है रिक्वेस्ट, हमें ये दिख गई है और ये पेंडिंग है और तब भी हम इस टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट कर पा रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट हमारी फेल हो गई है क्योंकि 6 सेकेंड्स का टाइम वो ज़्यादा वेट नहीं कर पाता है और कोई एरर दे देता है, लेकिन हर बार एरर नहीं देता है, कभी कभी बस एरर देता है। तो एक बार मैं फिर से रिलोड कर देता हूँ, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। रिक्वेस्ट चली गई है, यहाँ पे पेंडिंग है और वेट का काम चल रहा है, लेकिन मेरा भी काम चल रहा है, यानी कि मैं अपना काम भी कर पा रहा हूँ, हमारा ब्राउज़र फ्रीज नहीं हुआ है।
अगर हम कोई सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजे होते, जैसा कि हमने देखा था, हम XHR का यूज करके हम सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उतने टाइम तक हमारा पूरा ब्राउजर फ्रीज रहता है। एक बार मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ वो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट वाला कोड। अगर मैं लेके आऊँ, मेक, इसका नाम कर देता हूँ एसिंक रिक्वेस्ट, और एक दूसरा फंक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ मेक सिंक रिक्वेस्ट फंक्शन। ऐड वाला ये फंक्शन हम रिमूव कर देते हैं, नहीं तो रहने दो, देखते हैं अभी। मेक सिंक रिक्वेस्ट, इसका नाम मैं चेंज करके सिंक कर दूंगा, मेक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। और मैं पुराना कोड खोलता हूं एक बार, इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करूंगा, और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वाली वीडियो में हमने देखा था, तो उसका कोड मैं ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे डाल देता हूं। और इतना कोड था, इतना पूरा कोड, जो कि एक यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देंगे तो एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट जाने लगेगी। एक बार मैं इसको क्लोज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये सब कंसोल लॉग्स हटा देते हैं हम। यहाँ से भी मैं कंसोल लॉग्स हटा देता हूँ अभी के लिए, बस हाई वाला कंसोल लॉग रखता हूँ, और यहाँ से ये कोड हटा देता हूँ। तो ये जो हमारा कोड है, ये XHR यूज हो रहा है, मेक सिंक रिक्वेस्ट वाला जो फंक्शन है ये XHR यूज कर रहा है, और यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट ही भेजेगा। अभी अगर हम यहाँ पे कितने 5 सेकंड का वेट कर रहे हैं, 5 सेकंड का ही वेट करते हैं, 5 का यहाँ भी करते हैं वेट, तो अभी अगर हम करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेक रिक्वेस्ट अगर हम कर दें यहाँ पे, तो हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी। यहाँ पे देखो पेंडिंग है, और हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो एक दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ऐड टू नंबर्स। देखो ये हालांकि रिस्पॉन्स आ गया है, एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार करूँगा मेक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट, और फिर अभी मैं चाहूँ तो ऐड टू नंबर्स कर सकता हूँ। मेरा ब्राउजर फ्री है, जो कि क्योंकि वेटिंग का काम है वो दूसरे थ्रेड में चल रहा है, हमारा एसिंक्रोनस वेट हो रहा है, लेकिन हम चाहें तो इसको सिंक्रोनस बना सकते हैं। ये जो हमारा XHR है उसको हम सिंक्रोनस वेट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा फॉल्स, तो अभी मैंने कर दिया फॉल्स। अब जब तक ये वेट करेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम दूसरा फंक्शन भी नहीं कॉल कर सकेंगे। मेक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट ये कर दिया है मैंने, देखो मैं मेक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अभी देखो ये मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ ऐड टू नंबर्स, तो इसको भी नहीं कॉल कर पाता हूँ, ये अटक गया था, बाद में ये हमें रिजल्ट मिला है। ठीक है, जब ये कंसोल लॉग हो गया है, यानी जब वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, एक बार मैं फिर से कॉल करता हूँ मेक सिंक रिक्वेस्ट। अब देखो अगर मैं ऐड टू नंबर्स करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। तो ये जो हमारा फंक्शन है मेक सिंक रिक्वेस्ट, ये एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेज रहा है जब हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, और ये हमारे ब्राउजर का मेन थ्रेड, जो हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन का मेन थ्रेड है, उसको यूज कर रहा होता है। इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। अगर हमारे पेज पे कोई बटन होती तो उसको नहीं क्लिक कर पाते, हमारा जावास्क्रिप्ट का एकदम जो भी इंजन है वो फ्रीज हो जाता है। तो वो डिफरेंस है हमारा एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में, और ये है हमारी एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। इसमें एक एक के बाद एक लाइन चलती है, लेकिन जो वेटिंग का टाइम है वो हमारे मेन थ्रेड में नहीं होता है, वो अलग होता है। तो वो सब कुछ हमने यहाँ पे एकदम लाइव करके प्रूव करके देख लिया है। अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स एक्चुअल डेटा नहीं होता है। अगर हम मैं यहाँ से ऐड फंक्शन को भी हटा देता हूँ, तो एक्चुअल डेटा कब मिलेगा? मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा, और अवेट करूंगा, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। हमें पता है जब रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करते हैं तब ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और उसको भी हम अवेट कर सकते हैं, और अवेट करने से उसके अंदर का डेटा हमें मिल जाएगा डेटा के अंदर। तो अब हम इस डेटा को कौन सा लॉक करेंगे? तो ये मैं अगर वेट करूं तो इसको मैंने कॉल ही नहीं किया। एक बार मैं यहीं पे कॉल वाला रख देता हूं, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूं, तो 5 सेकंड तक वेट करेंगे और हमें ये डेटा मिल जाएगा, जो एक्चुअल डेटा है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एसिंक अवेट का यूज करके एक प्रॉमिस के अंदर का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें कोई भी अवेट बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमें कोई भी देन या कैच ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे?
नॉर्मली ये जो अवेट काम कर रहा है वो देन के लिए काम कर रहा है, और मतलब अगर हमारी कोई एरर आ जाती तो कैसे काम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ तो देखो ये एरर आ रही है और अनकॉट एरर है। इस तरह से हमें एरर नहीं दिखानी होती कंसोल में, हमारा इस तरह से एरर आना अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें यूज करना होता है ट्राई एंड कैच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्राई एंड कैच क्या होता है। ट्राई कैच पहले हम बिना एसिंक अवेट के देखेंगे, फिर हम देखेंगे एसिंक अवेट के साथ हम ट्राई कैच यूज करके कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं। और बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन ट्राई कैच के ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे एरर को हैंडल करते हैं। अभी बस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अवेट का यूज करके हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम डॉट देन करते हैं, फिर कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, तो उसके अंदर हमें डेटा मिलता है। कॉल बैक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर हमें डेटा मिलता है, लेकिन अवेट कीवर्ड लगा देने से ही हमें डेटा मिल जाता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, डेटा मिल रहा है। और अगर हम चाहें तो हम ये दोनों काम एक ही लाइन में कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं चाहूँ तो मैं डेटा एक ही लाइन में एक्सेस कर सकता हूँ। अब जो मैं अवेट करूँगा, ये अवेट करके मैं इसको एक पैरेंथेसिस में रख सकता हूँ, और ये पूरा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर हम जेसॉन कर सकते हैं, है ना। रिस्पॉन्स के ऊपर हम जेसॉन लगा सकते हैं। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करेंगे तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब इसको हम फिर से अवेट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब इसको हम बना देंगे डेटा, और हम कंसोल लॉग कर देंगे डेटा। तो ये अवेट अवेट 2 बार हो गया, ठीक है। तो ये 2 बार हम अवेट कर रहे हैं, और इसका एग्जीक्यूट शायद एक टी था यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। हाँ सही, अब चल रहा है। तो अभी ये हमें एक ही बार में डेटा मिल जाएगा, एक ही लाइन में। तो ये अवेट अवेट हमने 2 बार कर दिया। फर्स्ट टाइम अवेट करके हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर उसको एक पैरेंथेसिस में रख दिया, और उसके ऊपर हम डॉट जेसॉन लगा दे रहे हैं, और फिर जो इतना करने पे एक प्रॉमिस मिलेगा उसको फिर से अवेट कर रहे हैं। तो अवेट करने के बाद फिर से हमें डेटा मिल जाएगा, उसके अंदर का एक्चुअल जो भी प्रॉमिस रिजल्ट होता है वो मिल जाता है अवेट करने पर। तो सही है, बहुत ही मस्त चीज़ है ये। अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, और एक ही लाइन में करना उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, सब लोग 2 लाइन में करते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, एक लाइन में भी किया जा सकता है, और आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा बस रीडेबल नहीं रहेगा कोड, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन कूल लगता है, ठीक है। तो सही है। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये अवेट कीवर्ड हम एसिंक फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे कोड को हम बाहर रखना चाहें, अगर जैसे फेच एपीआई होता है, जब फेच होता है तो हम उसको सीधा बाहर ही रखते हैं, हमें कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर ही हम करके डॉट देन लगा के कर देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन ये अवेट कीवर्ड जो है वो एरर देगा। देखो, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अवेट इज ओनली वैलिड इनसाइड एसिंक फंक्शंस। यहाँ तक सही है, यहाँ तक हमें सही समझ आ रहा है। अवेट इज ओनली वैलिड इनसाइड लिखा नहीं है, मैं अपने मन से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस एंड टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स। ये क्या है टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स? तो चलो मैं दिखाता हूँ। अभी तक हमने मॉड्यूल्स पढ़ा नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर हमें मॉड्यूल्स भी पढ़ना है, आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे मॉड्यूल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, कैसे हम एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, और एक फाइल से दूसरे फाइल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ देखेंगे। अगर हम अपने स्क्रिप्ट के ऊपर एक एट्रीब्यूट लगा दें, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल, बस हमें टाइप मॉड्यूल करना है, बस इतना ही करना है, तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा। और ये अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये टी यहाँ से गायब हो चुका है, शायद मैंने 2 बार कंट्रोल Z कर दिया था। और ये वेटिंग टाइम में कम कर देता हूँ, इसको 2 सेकेंड कर देते हैं। तो डेटा आ गया था, हालांकि 5 सेकेंड हो गया था, तो ये अभी काम कर रहा है। यानी कि अवेट को हम यूज़ कर सकते हैं, अवेट को हम एसिंक फंक्शन के बाहर भी अवेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो स्क्रिप्ट है, हमारी जो फाइल है, उसके ऊपर टाइप मॉड्यूल सेट होना चाहिए। अब टाइप मॉड्यूल सेट करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक चीज़ ये होती है कि अगर हम स्कोप में आएंगे तो एक मॉड्यूल स्कोप क्रिएट हो जाता है।
और ये जो सारे वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं ये अब ग्लोबल स्कोप में नहीं है। अगर तुम कंसोल में यूआरएल, अगर यहाँ पे यूआरएल एंटर करोगे तो ये नॉट डिफाइंड, हमने एकदम बाहरी फाइल में डिफाइन किया है, लेकिन अब ये ग्लोबल स्कोप में नहीं है, ये हो गया मॉड्यूल स्कोप में। कैसे? हम एक अगर डिबगर लगा दें तो हमें दिख जाएगा मॉड्यूल स्कोप। ये देखो मॉड्यूल स्कोप, स्कोप के अंदर एक ग्लोबल स्कोप है और एक मॉड्यूल स्कोप है। तो जितने भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं अपने फाइल के अंदर, सारे वेरिएबल्स मॉड्यूल स्कोप के अंदर चले गए हैं। तुम लेट का यूज करके क्रिएट करो, कॉन्स्ट का यूज करके, वार का यूज करके, मैं इसको वार बना देता हूं तो भी ये मॉड्यूल स्कोप हो जाएगा। ये देखो ये मॉड्यूल स्कोप हो गया। ये अगर हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, एक बार मैं इसको प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे यूआरएल एंटर करता हूँ तो नॉट डिफाइंड, तो ये मॉड्यूल स्कोप बन जाता है। तो वो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन अभी रहने दो। अभी हम बस यही देख रहे हैं कि अवेट का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम यही देख रहे हैं अवेट का यूज़ एसिंक फंक्शन के बाहर कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे डिबगर लगा दें, 1 2 3 से डिबगर लगा दें तो यहाँ पे भी वही स्टोरी है। हमारी जो फाइल है वो फाइल का पहला लाइन का कोड रन होगा, दूसरी लाइन का कोड रन होगा। एक बार मैं इसको चला देता हूँ, एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ एकदम एंड से, तो हमारे कॉल स्टैक में एनोनिमस आ गया है। एनोनिमस यानी कि ग्लोबल फाइल हमारी रन हो रही है। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो आगे बढ़ जाएगा, वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ये अगर हम स्कोप के अंदर देखेंगे तो वेरिएबल हालांकि ऑलरेडी क्रिएट था, ये वेरिएबल के मतलब इस वाली लाइन पे आएगा और ये हमारा जो फैच वाला कोड है वो रन होगा। तो ठीक है, वो रन होने के बाद जैसे ही हम अवेट करना स्टार्ट करेंगे, कॉल स्टैक से हमारा एनोनिमस चला जाएगा। मैं इसको प्ले कर देता हूँ और देखो कॉल स्टैक एकदम खाली हो चुका है, एम्प्टी। और ये फिर से आया है 2 सेकंड बाद, क्योंकि हमने 2 सेकंड का वेटिंग टाइम दिया है, तो 2 सेकंड बाद ये फिर से आया है और फिर से ये वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ पे एंड हुआ था। तो अवेट जब हम लगा देते हैं अपने मॉड्यूल स्कोप वाली फाइल के अंदर तो इसी तरह से रन होती है। अवेट मतलब वेट करता है, हमारा जो भी प्रोग्राम है वेट करता है डेटा का, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। तो ठीक है, ये चल रहा है। तो और ये वेटिंग का जो काम है ये कहाँ पर होता है? मेन थ्रेड में नहीं होता है, अलग होता है। वेटिंग का काम कहीं अलग होता है। वेट करने के बाद जब डेटा आता है तो फिर से मेन थ्रेड में आ जाता है हमारा फंक्शन, या हमारी पूरी फाइल ही इस केस में आ रही है। तो मैं इसका टाइप मॉड्यूल हटा देता हूँ और ये जैसे हमारा एसिंक फंक्शन था वैसा कर देता हूँ। बस आपको पता होना चाहिए कि हम एसिंक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, एकदम टॉप लेवल का अगर हमारा फंक्शन है तो उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। ये सही है। तो ये हो गया हमारा एसिंक फंक्शन। और जो एसिंक फंक्शन है हमने पढ़ा है कि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर हम कुछ नॉर्मली भी रिटर्न कर देंगे तो उसको एक प्रॉमिस के अंदर डाल के रिटर्न करता है। तो ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से कोई भी डेटा अगर हम यहाँ से रिटर्न करना चाहें हम रिटर्न कर सकते हैं डेटा। मैं यहाँ से डेटा रिटर्न करूँगा तो रिटर्न कीवर्ड तक तभी पहुँचेगा जब तक एक्चुअल डेटा आ नहीं जाएगा। हमें पता है एक बार मतलब एक एक करके ही रन होगा, वेट करेगा, एक्चुअल में वेट करेगा और रिटर्न कीवर्ड तभी हिट होगा जब डेटा आ चुका रहेगा। तो अगर हम वेट कराएं इसको, एक बार मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ, एक बार हम देखें तो अभी रिटर्न नहीं हुआ है। मैंने इसको कॉल किया है, हाँ मैंने कॉल तो कर दिया है। तो देखो हम अभी जैसे अगर हम कॉल करें तो देखो मैं कॉल करता हूँ, तुरंत ही हमें ये प्रॉमिस मिल जाएगा। तो एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया है इसने। एक मिनट, यहाँ से मैंने रिटर्न किया है डेटा को, तो ठीक है, यहाँ से हमें प्रॉमिस मिल गया है। अब ये प्रॉमिस पेंडिंग है कि रिजॉल्व होगा। कब रिजॉल्व होगा? जब यहाँ पे एक्चुअल में डेटा आएगा और जब ये दोबारा से कोड रन होगा यहाँ पे, तभी हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व होगी। अगर मैं ये जो प्रॉमिस है इस प्रॉमिस के ऊपर चाहूँ तो डॉट देन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, मैं इस प्रॉमिस के ऊपर डॉट देन लगाता हूँ। अभी यहाँ पे हम डॉट देन यूज कर रहे हैं, डॉट देन, और यहाँ पे हम लगा देंगे डेटा। कंसोल लॉग ऐसे ही कर देते हैं। अगर हम चाहें तो एक शॉर्टकट है console.log, ऐसा कर देंगे तो भी हमारा डेटा कंसोल लॉग हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से कॉल करता हूँ इसको, तो
ये देखो, वेट करते हैं, ये डेटा नहीं आया, आ गया हमारा डेटा। तो ये डेटा अब हमने कंसोल लॉग जो है हमने यहाँ कहीं से नहीं करवाया है, हमने अपने इस फंक्शन के अंदर कहीं भी कंसोल लॉग नहीं करवाया है। जो कंसोल लॉग हमने करवाया है वो करवाया है यहाँ पर, मतलब इस कोड के अंदर से हमने कंसोल लॉग करवाया है। तो ये कोड अगर हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं फिर से वेट करूँगा, और ये 5 सेकेंड का वेट कर रहा है, 5 सेकेंड में दिया, 5 सेकेंड वेट होगा और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा कंसोल लॉग। ठीक है, ये डेटा आ गया और ये हमारा प्रिंट हो गया। तो यहीं से हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं। अब ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कंसोल लॉग कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो फंक्शन पास करना था, तो हाँ हम फंक्शन ही पास कर रहे हैं, कंसोल लॉग एक फंक्शन ही है, तो उसके अंदर देन अपने मन से डेटा पास कर देगा कंसोल लॉग के अंदर और फिर उसको कॉल कर देगा। तो ऐसे ही हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं। अगर हम इसको चाहें तो वैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पे कंसोल लॉग करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा, बस हमारा कोड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और देखो ये आ गया हमारा डेटा। ठीक है, ये डेटा आ गया है और मेरा प्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको 2 सेकंड कर देता हूँ। तो ये हमारा जो एसिंक फंक्शन है ये तुरंत ही रिटर्न, मतलब जैसे हम कॉल करेंगे इसको, जैसे हम एसिंक फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा, तो ये रिटर्न किया है, रिटर्न अभी प्रॉमिस रिजल्ट अनडिफाइंड है और प्रॉमिस स्टेट पेंडिंग है। लेकिन जब ये रिजॉल्व होगा, कब ये रिजॉल्व होगा, जब इसके अंदर का कोड रन होगा, ये रिटर्न जब स्टेटमेंट काउंटर होगा तब ये रिजॉल्व होगा। अगर हम कहीं पे यहाँ पे थ्रो एरर कर देते हैं तो रिजेक्ट भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे थ्रो कर देते हैं एरर तो हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट भी हो जाएगी, तो उसके केस के लिए हमें यहाँ पे कैच लगाना पड़ेगा, तो वही हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसिंक अवेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। बस यही नहीं आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, कैसे वेटिंग का काम होता है। वेटिंग का काम हमारे मेन थ्रेड में नहीं होता है, कहीं अलग से जाके वेटिंग होता है, और जब तक कि वेटिंग हो रहा होता है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो मेन दिमाग है, मेन इंजन है, मेन थ्रेड है, वो फ्री है, तो कुछ भी कर सकता है कोई भी। हम अगर स्क्रीन पे कुछ भी करते हैं वो सब कुछ हम इजीली कर पाएंगे। तो इस तरह से हम एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं जो कि सिंक्रोनसली रन होगा, मतलब एक बाई एक एक करके रन होगा, लेकिन यह है एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस इसीलिए नाम है क्योंकि ये जो वेटिंग का काम है सब कुछ दूसरी जगह पे हो रहा है, और उस वेटिंग के दौरान अगर हम चाहें तो दूसरा फंक्शन भी रन कर सकते हैं, और जैसे ही डेटा आ जाता है तुरंत वो फंक्शन जहां से स्टॉप हुआ था वहीं से फिर कंटिन्यू हो जाता है। हमारे कॉल स्टैक के अंदर ब्राउजर हमारा उस फंक्शन को फिर से डाल देता है और बोलता है तुमने यहाँ से स्टॉप किया था, वहीं से फिर से कंटिन्यू करो। तो वहीं से कंटिन्यू करता है हमारा फंक्शन, एसिंक फंक्शन जो होता है। और जब रिटर्न कीवर्ड को एनकाउंटर करता है तो स्टार्टिंग में जो उसने प्रॉमिस को रिटर्न किया था उसको रिजॉल्व कर देता है। अगर बीच में कहीं थ्रो एरर वाला, थ्रो न्यू एरर या थ्रो एरर या थ्रो कीवर्ड को अगर इनकाउंटर करता है तो उस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा एसिंक फंक्शन। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो। और हम लोग हर संडे लाइव करते हैं गूगल मीट पे। अगर आप चाहें, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो संडे लाइव में भी मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर वहीं पे ऑन द स्पॉट दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।